आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर में लोकतंत्र में जनसहभागिता। कक्षा 10वीं का है, सामाजिक विज्ञान, सीजी बोर्ड। ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा और 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो सही विकल्प में लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट 84 है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। व्यावसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों का समूह। वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष। आदर्श संसद में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 33% है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार किस राष्ट्र में दी गई? ब्रिटेन में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है। राजनीतिक दल विचार आधारित औपचारिक संगठन है। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग संस्था में होता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य चुनाव आयोग करता है। भारत में वयस्क मतदान का अधिकार है। हिंदू कोड बिल पारित करने में महिला दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। उचित संबंध में राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग। मीडिया से हानि, दुष्प्रचार, डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, व्यावसायिक हित समूह हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार को रोकने में। ट्रेड यूनियन संगठन 1920 में गठन हुआ। 6 नंबर का प्रश्न में है मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए या चुनाव आयोग के 6 कार्य। तो चुनाव आयोग के कार्य में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। भारत में प्रति 10 वर्ष में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है। परिसीमन करवाने का कार्य चुनाव आयोग का होता है। मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता के पूर्व मतदाता सूची तैयार करवाने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का होता है, जिसमें नया नाम जोड़ना, नाम काटना आदि होता है। जनता का अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि आवश्यक संशोधन किया जा सके। फिर अधिसूचना का प्रकाशन। चुनाव की तैयारी पूर्ण हो जाने पर निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति व राज्यपाल के माध्यम से अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना में नामांकन पत्र भरने, नामांकित पत्रों की जांच, नाम वापसी व मतदान की तिथियों की घोषणा की जाती है। फिर प्रत्याशियों का चयन व चुनाव चिन्हों का आवंटन। प्रत्येक राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका चयन हो जाने पर चुनाव चिन्हों का आवंटन करने का कार्य चुनाव आयोग करती है। फिर है चुनाव अभियान। विभिन्न राजनीतिक दल व निर्दलीय प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार के कई माध्यम जैसे सभाएं हैं, भाषण है, जुलूस, पोस्टर, पर्चे बांटना, इलेक्ट्रॉनिक प्रचार आदि साधनों द्वारा जानकारी देते हैं। फिर अंतिम है मतदान एवं मतों की गिनती परिणाम। निर्धारित तिथि को निर्धारित समय अवधि में ईवीएम की मदद से या पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान व उसके बाद मतों की गिनती व परिणाम की घोषणा की जाती है। यह सभी कार्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में होती है। फिर दूसरा प्रश्न है मतदाता किसे कहते हैं? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है, उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके लोगों को संसद, विधानमंडल, साथ ही पंचायत चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। ये मतदाता कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है वे मतदाता कहलाते हैं। मतदान को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला है जातिवाद। मतदाता यदि अपनी जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो तो इसी उम्मीदवार की जाति को देखकर अपना मतदान करता है। इस प्रकार जातिवाद की भावना लोगों के मतदान को प्रभावित करती है। फिर है धार्मिक मतभेद। मतदाता जिस धर्म को मानने वाला होता है, यदि उसी धर्म को मानने वाला उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो मतदाता के मतदान प्रभावित होते हैं। फिर है क्षेत्रीयता की भावना। प्रत्याशी यदि मतदाता के क्षेत्र का रहने वाला होता है तो मतदाता क्षेत्रीयता की भावना के कारण अपना मत अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों को दे देता है। इस प्रकार क्षेत्रीयता की भावना मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करती है। फिर उम्मीदवारों के द्वारा दिया गया प्रलोभन। कभी कभी मतदाता को उम्मीदवारों के द्वारा प्रलोभन स्वरूप दी हुई वस्तुएं जैसे खाने पीने का सामान, साड़ी, कंबल आदि, शराब आदि मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करती है। फिर सरकारी कामकाज।
पिछली सरकार के कामकाज को देखकर भी मतदाता का व्यवहार प्रभावित होता है। यदि सरकार अपने कार्यकाल में जनता के लिए अच्छा कार्य करती है, जनता के हित में कार्य करती है, तो मतदाता इससे प्रभावित होता है। बिना संचार माध्यम, आधुनिक युग में संचार के साधन जैसे मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि मतदाताओं को प्रभावित करती है। टीवी में जब डिबेट होता है तो सभी राजनीतिक दल अपना पक्ष रखते हैं। उनके विचारों को सुनने के बाद हमारी राय बनती जाती है। उसी प्रकार समाचार पत्रों में विज्ञापन, चुनावी घोषणा पत्र, ये सभी बातें मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करती है। प्रश्न है तीसरा, महिला और पुरुष मतदान के बीच अंतर पाया जाता है, क्यों? समझाइए। या महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या में मतदान का प्रतिशत किसका वो क्यों कम होता है? तो इसका उत्तर है, निर्वाचन के बाद जब डाले गए कुल वोट में मतदान का प्रतिशत निकाला जाता है तो महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से लगभग 10% कम ही रहता है। इसके प्रमुख कारण हैं। पहला है महिला साक्षरता दर में कमी। आज भी पुरुषों की तुलना में महिला साक्षरता दर कम ही है। महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती है तो राजनीति में रुचि नहीं रखती हैं और मतदान के प्रति उनका कोई रुचि नहीं होता है, जिसके कारण महिला और पुरुष के बीच मतदान में अंतर होता है। दूसरा है अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती हैं। वे शासन के कार्यों को न समझती है न जानना चाहती हैं। वे अपने हितों में ही ध्यान देती है, उन्हें शासन के कार्यों से कोई मतलब नहीं रहता है। फिर उपेक्षापूर्ण व्यवहार, महिलाओं से समाज में हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। कुछ परिवारों में महिलाओं से मतदान करवाना आवश्यक नहीं समझते, इस कारण भी महिला और पुरुष मतदान में अंतर होता है। अगला है आवागमन के साधनों की अनुपलब्धता। कुछ क्षेत्रों जैसे पहाड़ी भाग, वन आच्छादित प्रदेश या ऐसे गांव जहां सड़क नहीं है, आने जाने की कुछ सुविधा नहीं होती है, वहां महिलाएं मतदान करने नहीं जाती है, जिसके कारण भी महिला और पुरुष मतदान के प्रतिशत में अंतर होता है। फिर है परिवारवाद को प्राथमिकता। कुछ महिलाओं के अपने घर परिवार तक ही सीमित रहती है। देश में क्या हो रहा है इससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। वे शासन के कार्यों में रुचि न लेते हुए अपने परिवार तक सीमित होती है। और छठवां है रूढ़िवादिता। आज भी कुछ परिवारों में रूढ़िवादी विचार पनप रहे हैं, जैसे पर्दा प्रथा, महिलाओं को घर की चारदीवारी में नहीं रखना, महिलाओं से उनका उचित अधिकार न देना। ये सभी बातें मतदान के प्रतिशत में अंतर का आने का कारण है। प्रश्न है मतदाता किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं? तो मतदाता चुनाव के समय मतदान करने नहीं जाते हैं, इसके कई कारण हैं। पहला है, कई मतदाता यह सोचते हैं कि मतदान करने वालों की संख्या है हजारों में है, यदि मैं अपना एक वोट नहीं डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ लोगों की सोच यह रहती है कि चुनाव में मेरा अपना कोई नज़दीकी नहीं है, कोई प्रत्याशी मेरा अपना नहीं है, इसलिए मैं वोट देकर क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, की भावना से वोट देने नहीं जाता। तीसरा, कुछ लोग चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के विषय में यह सोचते हैं कि उम्मीदवार सही नहीं है, प्रत्याशी अच्छा नहीं है, प्रत्याशी उनको पसंद नहीं है। इस सोच के कारण भी वोट देने नहीं जाते हैं। चौथा है, कुछ लोग अशिक्षा के कारण वोट देने नहीं जाते हैं। अशिक्षित होने के कारण न वो मताधिकार को समझते हैं न उसके महत्व को, इस कारण वोट देने नहीं जाते हैं। कुछ लोग अपने निजी या व्यक्तिगत कारणों से वोट देने नहीं जाते। उनकी सोच यह रहती है कि मेरा निजी काम ज़्यादा ज़रूरी है, मतदान कर क्या मैं नहीं जाऊंगा तो भी चुनाव होगा। और अंतिम है, लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूकता का अभाव होने के कारण कुछ लोग ना तो अपने मत देने के अधिकार को जानते हैं और न जानना चाहते हैं, और ना ही अपने मतदान देना पवित्र कर्तव्य इसको समझते हैं। अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक न होने के कारण भी मतदान करने मतदाता नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त रूढ़िवादिता आज भी हमारे देश में हावी है, जिसके कारण ही मतदाता मतदान करने नहीं जाते हैं। खासकर महिलाओं को मतदान से इसी रूढ़िवादिता के चलते दूर रखा जाता है। ये प्रश्न है, आपके जीवन को मीडिया ने किस तरह से प्रभावित किया है? ऐसी कम से कम 2 घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हमारे जीवन को मीडिया प्रभावित करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संचार के माध्यमों ने लोगों को जागरूक किया है व शासन में भागीदारी बढ़ाई है। अब लोग सरकार के किसी काम या किसी घटना पर मीडिया की खबरों के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं और अपनी राय दूसरों तक उसी तेज़ी से पहुंचाते हैं। देश में ऐसी कई घटनाएं घटित हैं
जिसमें मीडिया ने जनमत तैयार किया है, जिसमें है निर्भया कांड। दिल्ली में एक लड़की के साथ कुछ लड़कों ने मिलकर अमानवीय हरकत कर उसे चलती बस से फेंक दिया। इससे इस लड़की की मौत हो गई। मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यह बात पहुंची, लोगों ने अपनी राय एक दूसरे से साझा करना शुरू कर दिया। देश के अनेक हिस्सों में लड़की को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों द्वारा पुराने कानून की कमियों को दूर करते हुए नए कानून बनाने की मांग की गई और सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया। इन सब में मीडिया की भूमिका प्रमुख थी। लोगों का दबाव इतना अधिक था कि सरकार को झुकना पड़ा और पुराने कानून में बदलाव कर ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ सज़ा को और अधिक सख्त किया गया है। नए कानून में अब यदि कोई लड़का 16 साल का यदि हो और किसी लड़की से अमानवीय हरकत करता है तो उसको वयस्कों के समान सज़ा दी जाएगी। निर्भया कांड में शामिल लड़कों को अंत में फांसी दी गई। इस पूरे प्रकरण में मीडिया की भूमिका सराहनीय रही। दूसरा है जन लोकपाल बिल। 2011 में प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल बिल को लाने के लिए जंतर मंतर में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए कोने कोने से लोग पहुँचे। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने जन आंदोलन बिल लाने के लिए उसके पक्ष में अपनी बात रखते हुए मीडिया को अपना प्रभावी माध्यम बनाया था। मीडिया के ही माध्यम से हर पल की घटना की जानकारी होती थी और लोग इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। प्रश्न है छठवां, राजनीतिक दल व दबाव समूह में क्या अंतर है? तो दोनों में निम्न अंतर है। राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है और दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है। राजनीतिक दल में समान विचारधारा के लोग होते हैं। इनमें किसी भी वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं और दबाव समूह एक वर्ग विशेष से जुड़े लोगों के होते हैं या किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। राजनीतिक दल अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, सरकार में शामिल होते हैं, जबकि दबाव समूह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों व सरकार पर दबाव डालते हैं। फिर राजनीतिक दल शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं और दबाव समूह शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग मान्यता देता है और दबाव समूह को सरकार मान्यता देती है। अंतिम है राजनीतिक दलों के उदाहरण भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि हैं। और दबाव समूह का उदाहरण शिक्षक समूह, व्यावसायिक दबाव समूह, कृषक समूह, जातिगत भाषागत दबाव समूह आदि हैं। प्रश्न 7वां है, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरी है? संगठन के महत्व को लिखिए। तो भारतीय संविधान में संगठन या समूह बनाना मौलिक अधिकार माना गया है। हमारे देश में तरह तरह के संगठन कार्यरत हैं, जैसे शिक्षक संगठन, श्रमिक संगठन, वकील संगठन, स्व सहायता समूह, सरकारी समूह, भाषा जाति के आधार पर समूह, व्यावसायिक समूह। इसका महत्व क्या है? तो पहला है नागरिकों को अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठन की ज़रूरत होती है। संगठन के माध्यम से हमारी आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है। दूसरा है सामूहिक हित के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन से किसी एक व्यक्ति का हित ना होकर समाज में रहने वाले लोगों का भी हित होता है। संगठन के माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं, एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार से मनवाते हैं और सामाजिक जीवन को शुरू करते हैं। संगठन सार्वजनिक हित हेतु शासन पर दबाव डालता है। इसमें दबाव के फलस्वरूप सार्वजनिक हित की प्राप्ति होती है। फिर है संगठन कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है, अतः इससे किसी को नुकसान या हानि नहीं होती है। संगठन से देश का विकास हुआ है। संगठन के माध्यम से नागरिकों को अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने अधिकारों की भी प्राप्त करने में आसानी होती है। फिर प्रश्न 8वां है, भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण लिखिए। पहला कारण है भारत में लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। दूसरा, भारत में वोट देने वालों का राजनीति में रुझान बढ़ा है, जिसके कारण मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। फिर जो मतदाता 18 वर्ष के हुए हैं वो उत्सुकतावश पहली बार वोट डालना है करके वोट डालने जाते हैं, जिससे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ लोग गरीब होने के कारण पैसे के या अन्य वस्तुओं के लालच के उद्देश्य से मतदान करने बूथ में जाते हैं। फिर सरकार व चुनाव आयोग के द्वारा मतदान को लेकर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में जा जाकर छात्रों को मतदान के लिए जागरूक करना, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया में मतदान का इतना अधिक प्रचार प्रसार होता है कि मतदाता मतदान के केंद्र तक अपना मत देने जाते हैं।
फिर भारत में शिक्षा का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। जनता शिक्षित होने के कारण अपने मतदान के कर्तव्य अधिकार को अच्छे से समझ रही है। वो मतदान देने जाती है, जिससे भारत में मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है। उपर्युक्त सभी कारणों से भारत में मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। लोकतंत्र में जनसहभागिता पाठ से 2-3 पाठ का और बचा है, इसको मैं तुरंत डाल रही हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।